वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशा अकेडमी। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री की फर्स्ट बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का चैप्टर सेकंड राजा, किसान और नगर का पार्ट फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से। सबसे पहले एक ये न्यू इनिशिएटिव है, तो हम इसे बॉटम से डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री बेसिकली क्या है, हिस्ट्री के पार्ट्स कितने हैं, हिस्ट्री पढ़ना कितना रिलेवेंट है, हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं कभी भी कुछ भी शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, हिस्ट्री का मतलब क्या है। बेसिकली हिस्ट्री का मतलब होता है इवेंट्स ऑफ पास्ट, यानी जितनी भी पुरानी घटनाएं हैं ना हमारे साथ जो घटित हुई है या किसी और के साथ जो घटित हुई है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, अगर हिस्ट्री है तो इसका कोई फादर भी रहा होगा, तो जो हिस्ट्री के फादर है उन्हें कहा जाता है हेरोडोटस। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे लिए उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हिस्ट्री के फादर है वो हेरोडोटस है, और ये ग्रीक व्यक्ति थे। जैसे कि एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस के फादर, वो भी एक ग्रीक व्यक्ति थे। क्योंकि जो थ्योरी है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये ऑलमोस्ट किसने शुरू करी है? ग्रीक के फिलोसफर ने शुरू करी है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि फिलोसफर का मतलब क्या होता है। फिलोसफर दो वर्ड से निकल के मिला है, फिला एंड सोफी। फिला का मतलब होता है लव एंड सोफी का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज से प्यार करता है उसे हम फिलोसफर कहते हैं। ठीक है, तो हम जरा हिस्ट्री की टाइमलाइन डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री की टाइमलाइन क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे हिस्ट्री 4 पार्ट्स में होती है। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री इंडिया की कहाँ से शुरू है और कहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपने सुना होगा IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ से लेके कहाँ तक का पीरियड, वहाँ से लेके अप्रोक्स आपके दिल्ली सल्तनत का पीरियड। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। ठीक है, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम लगभग हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं 25 to 19। ठीक है, BC। और या तो आपको इस जगह किसी जगह पे टाइम मिल सकता है 25 की जगह, इस टाइम को आप 26 देख सकते हो, और 26 के बाद ही आपको टाइम वहाँ पे क्या मिल सकता है 20। तो ये थोड़ा वेरी करता है अलग टू अलग। ठीक है, तो एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ पहले आपको कि AD और BC में क्या डिफरेंस है। देखो, BC और AD, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब होता है एना डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है? देखो, लॉर्ड जीसस, हमें पता है ना क्रिश्चियन में एक लॉर्ड जीसस होते हैं, उनके मरने से पहले का समय, ठीक है, उसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। और उनके मरने का बाद का समय उसे कहते हैं हम एना डोमिनी। ठीक है, क्राइस्ट का मतलब यहाँ पे जीसस से है, यानी देखो जब जीसस की मृत्यु हुई थी उससे पहले का जो समय था वो बहुत अलग था, और जो उसके बाद के समय की शुरुआत होती है वो एक अलग समय की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। तो बेसिकली हिस्ट्री में BC और AD को लॉर्ड जीसस के टाइम से डिवाइड किया जाता है। पहले के टाइम को BC और बाद के टाइम को AD बोला जाता है। ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात यहाँ पे पता है कि जो प्राचीन इतिहास है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु सभ्यता से लेके दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू हुई थी। तो लगभग आप कह सकते हो ये हमारा कहाँ का इतिहास है? प्राचीन इतिहास है। ठीक है, मैंने इसे प्राचीन इतिहास बोला है। देखो, हालांकि प्राचीन इतिहास में एक और आपको देखो यहाँ पे डायमेंशंस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देखो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ें किसी बुक्स में अलग है, कुछ चीज़ें किसी बुक्स में अलग है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि जब तक हम छोड़ना नहीं सीखेंगे ना, हिस्ट्री को हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री को समझने का सबसे आसान तरीका है कम से कम पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में एनालाइज करो कि ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जो फिगर्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट ट्रू नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन होता है। जैसे कि अशोक, हमें पता है अशोक इंडिया के बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, वो ट्रू है कि अशोक थे, बट जरूरी नहीं है कि जो इंसिडेंट उनके साथ लिखे गए वो सारे ही ट्रू हों। उसमें से बहुत सी चीज़ें मैथोलॉजी हो सकती है, मिस्टीरियस वे में भी हो सकती है। कहते हैं ना, हिस्ट्री इज इटसेल्फ मिस्ट्री, इतिहास अपने आप में रहस्य में है। ठीक है, तो देखो IBC से लेके ना 7th सेंचुरी, ठीक है, इसके बीच के समय को हम प्राचीन समय कहते हैं, और लगभग 7 to लेके 12 के बीच का समय, क्योंकि ये जो समय था ना लगभग 500 सालों का, इसको हम कहते हैं सामंतवाद। सामंतवाद यानी डार्क एज। हिस्ट्री में इस एज को यानी नोट नहीं किया गया, नहीं लिखा गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बाद क्या आता है। प्राचीन इतिहास के बाद आता है मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है? जो हमारी मध्यकालीन इतिहास है वो 1206 से लेकर, ठीक है, लगभग हम इसे 1206 से लेके 1857 तक मानते हैं, 1857 की क्रांति तक मानते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा। ठीक है,
हम इसे मध्यकालीन इतिहास मानते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 1526 में मुगल भारत आ जाते हैं, ठीक है, तो लगभग ये हमारा मध्यकालीन इतिहास है। अब यहाँ पे भी देखो टाइमलाइन वेरी कर सकता है। मध्यकालीन इतिहास को इसके बीच देखा जा सकता है 1206 से 1526 के बीच, और मध्यकालीन इतिहास में 1857 तक की चीज़ों को भी ऐड किया जा सकता है, बट मोटे तौर पे यही टाइमलाइन है, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास के बाद आता है आधुनिक इतिहास, ठीक है। आधुनिक इतिहास को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड 1857 के रिवोल्ट से लेके 1947 यानी फ्रीडम तक है। आज़ादी हमें यहाँ पे मिल गई, आज मैंने आपको आज़ादी भी दिलवा दी इसमें, ठीक है। तो ये जो समय है वो क्या है? इतिहास में आज़ादी का है, तो हम इसे कहते हैं आधुनिक इतिहास। अच्छा, हिस्ट्री यहीं खत्म होगी? नहीं, हिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी हिस्ट्री के और भी पार्ट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। अभी हम बात करते हैं एक और, ठीक है। अभी हमने इंडिया के लिए बात करी कि 3 तरह की हिस्ट्री थी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। टर्म को हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश करो समझो, क्योंकि आगे चल के स्टडीज जब आप करोगे तो बहुत से टर्म्स आपके लिए हिंदी में टफ होंगे, इंग्लिश में ईजी होंगे। और एक हिस्ट्री होती है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है? देखो, आपके लिए होने वाले कुछ इंसिडेंट्स और किसी और देश के लिए होने वाले इंसिडेंट्स जिसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में काउंट कर सकते हो। मैं आपको एक फिगर देके इसे समझाने की कोशिश करता हूँ एज एग्जाम्पल। जैसे हमने महात्मा गांधी का नाम सुना है, हमने भगत सिंह का नाम सुना है। अच्छा, अगर मैं महात्मा गांधी को इंडिया में डिस्कस करूं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा बताया जाएगा कि फादर ऑफ नेशन थे। भगत सिंह को इंडिया में डिस्कस करूं तो यूथ के अंदर तो कहते हैं ना, गूज बम्स हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह बहुत बड़ा नेम है, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, है ना। बट अगर मैं इस हिस्ट्री को ब्रिटेन के टाइमलाइन से डिस्कस करूं, यानी इस हिस्ट्री को मैं ये बोलूं कि ब्रिटेन के अंदर इस हिस्ट्री को कैसे देखा जाएगा, तो ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे? गांधी ऐसे थे। और भगत सिंह का तो नाम सुनते उनके अंदर आग लग जाती है ना। वो तो साफ बोलते हैं कि ये तो वो व्यक्ति था जिसने हमारा बुरा हाल कर रखा था, ये वो। तो देखो, एक देश का इतिहास किसी दूसरे देश के इतिहास के लिए अलग हो सकता है, जिसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1947 के बाद, अब आप बोलोगे सर 1947 के बाद क्या इतिहास खत्म हो गया? तो मेरी बात यहाँ पे समझने वाली है कि 1947 के बाद का जो इतिहास है उसे आप आधुनिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हिस्ट्री की टाइमलाइन थी, ठीक है। इसे शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से। देखो, जैसा कि हमने हमारा जो पहला चैप्टर था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा चैप्टर राजा, नगर और किसान, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइमलाइंस के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस था। तो मैं बहुत छोटे से शब्दों में आपको बता दूं कि देखो, वैदिक काल एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे सोसाइटी में लॉज बहुत कम थे, ठीक है, यानी ना के बराबर नियम और कानून थे। और लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ पे नियम और कानून आ गए, ठीक है। आज के समय कौन सा टाइम चल रहा है, मैं भी थोड़ी सी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा आज के समय कौन सा टाइम चल रहा है। देखो, हमारे यहाँ आपने सुना होगा वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण सिस्टम में बेसिकली 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। मैं इसे एक ड्रॉ करता हूँ, एक चित्र, 1 मिनट देखो। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी XYZ फिगर है किसी इंसान का, ठीक है। हम इसे ब्रह्मा मानते हैं, गॉड ब्रह्मा मानते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था माना जाता है गॉड ब्रह्मा से निकली है। तो जो ब्रह्मा के सर से निकले उसे हमने क्या कहा? ब्राह्मण। जो हाथों से निकले उसे हमने क्या बोला? क्षत्रिय। जो थाई से निकले उसे हमने क्या बोला? वैश्या। और जो पांव से निकले उसे हमने क्या बोला? शूद्र। यानी ब्राह्मण जो पूजा पाठ का काम करते हो, क्षत्रिय जैसे आपने राजपूत सुना होगा जो सिक्योरिटी का काम करते हो, वैश्या क्या? जो ट्रेडर का काम करते हो, व्यापारी का। शूद्र किसका काम करते हैं लोग? साफ सफाई का, जिसमें आप, मैं मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इसमें हम SC ST को काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो वैदिक पीरियड था ना, वैदिक पीरियड में ये नॉर्म्स, ये रूल्स नहीं पाए जाते थे। किसी डॉक्टर का बेटा मोची हो सकता था, किसी मोची का बेटा डॉक्टर हो सकता था, यानी सब अपनी मर्जी से अपने ऑक्यूपेशंस को डिसाइड करते थे, वहां पे अपने व्यवसाय को डिसाइड करते थे, ठीक है। बट ये सारी चीजें चेंज हुई। कहाँ चेंज हुई? ये सारी चीजें चेंज होती है लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? जो फादर करेगा वही सन को करना पड़ेगा, यानी फादर के नाम से सन को जाना जाएगा। कहते ना, हस्बैंड का जो नेम होगा शादी के बाद वही वाइफ को मिलेगा। तो यानी कौन सा पीरियड चल रहा है? आज का चल रहा है, जहां पे सोसाइटीज के लॉज बहुत वेरी करेंगे। आपको वो सब करना पड़ेगा जो सोसाइटी के अंदर है, ठीक है। अच्छा, हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार के वेद हैं, ठीक है। वेद क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहला ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर लगभग कितने 1500 से 1000 BC के आसपास कंपाइल किए गए हैं,
देखो इसके अंदर क्या है, मतलब इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे सोसाइटीज़ के अंदर हमें कुछ करना है, चीज़ों को रन करना है, ठीक है। बेसिकली चीज़ों को यहाँ पे प्रेज किया गया है, ठीक है। लिटरल मीनिंग क्या है इस टर्म का ऋग्वेदा का, टू प्रेज, ठीक है, लोगों की प्रशंसा करना। इसके अंदर राइम्स लिखी है, जैसे आपने देखा होगा ना राइम्स, आपने बहुत पहले वो पोएम पढ़ी होगी छोटी क्लास में, मछली जल की रानी है, या आपने पोएम्स पढ़ी होगी इसको छोड़ के, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ऐसे राइम्स लिखे हुए हैं और इसके अंदर वॉल्यूम्स है जिसके हम मंडल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसका थर्ड मंडल है उसके अंदर गायत्री मंत्र है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा गायत्री मंत्र सुबह के लिए गाया जाता है, ओम भूर भुवस्सुवः, और वो कौन सी गॉडेस को डेडिकेट होता है, सावित्री को होता है, ठीक है। देखो आपके 12th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है, क्योंकि साथ साथ उन लोगों के लिए भी एक, अगर कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो वो भी ये चीज़ें देख सकता है और ऑलमोस्ट उसे यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जो 9th मंडल है उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर ऐड किया गया वर्ण सिस्टम को। जैसे अभी मैंने आपके साथ वर्ण सिस्टम डिस्कस किया था, 4 टाइप है ना, वो कहाँ पे ऐड किया गया, ऋग्वेद के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद के अंदर जो ऋषि थे, जो एक्सपर्ट थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था, होत्रा या होत्री कहा जाता था, ठीक है। जैसे आपने रामायण देखी होगी तो वहाँ पे अपने ऋषि का नाम सुना होगा, ऋषि मुनि हुआ करते थे, है ना। तो ऐसे जो ऋषि होते थे जो पूजा पाठ का काम करते थे या लोगों को उपदेश देते थे, उन्हें ऋग्वेद के समय होत्रा और होत्री कहा जाता था। ओके, सामवेद की बात करते हैं। सामवेद का सिंपल सा मीन क्या है, सामवेद एक ऐसा वेद है जो सॉन्ग्स की कलेक्शन की बात करता है, ठीक है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ अ सॉन्ग्स एंड द मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वर टेकन फ्रॉम द हेम्स ऑफ अ ऋग्वेदा। तो सामवेद में जो सॉन्ग्स ली गई है वो कहाँ से ली गई है, ऋग्वेद से ली गई है, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद के अंदर भी एक्सपर्ट्स है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उदित्री वॉज द एक्सपर्ट ऑफ अ सामवेदा, ठीक है। अच्छा, कंपाइलेशन की बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, म्यूजिक्स को रखा गया है। जैसे आपने 7 स्वर सुने होंगे, सारे गामा पादा निसा, तो ये कहाँ से, सामवेदा से हैं, ठीक है। अच्छा, यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद को यहाँ डिस्कस करते हैं हम। यजुर्वेद का मतलब होता है सैक्रिफाइसल फॉर्मूला। जैसे आपने सुना होगा ना, हमारे यहाँ पे वो जादू टोना होता है ना, ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, कि सैक्रिफाइस करना, बच्चों की बलि देना या एनिमल्स की बलि देना, ठीक है, गोट की, बकरे की बलि देना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे, यजुर्वेदा के अंदर प्रैक्टिस की गई है। इसके अंदर रिचुअल्स को, ठीक है, रिचुअल्स को, मंत्रा को, इसके बारे में इसके अंदर बात करी गई है, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, देखो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर अथर्ववेद जो है हमारा, उसके अंदर की भी नॉलेज दी गई है, ठीक है। साथ साथ इसके अंदर कंटेंट किया गया है प्रोज और पोइट्री को। जैसे कि आपने क्लास 12th में आपने अगर कोई पोएम पढ़ी होगी, ठीक है, तो पोएम में पोइट्री होती है, प्रोज होती है, तो वो सारी चीज़ें भी ऐड करी गई है। ओके, ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स से, ठीक है। पहला कृष्णा यजुर्वेदा और सेकंड शुक्ल यजुर्वेदा, ठीक है। इसको ज़्यादा डीप में जाके पढ़ने की नीड नहीं है, बट अगर आपको फिर भी नीड है तो आप नेट पे आके इसे देख सकते हैं, ठीक है। अथर्ववेद, जिसको लास्ट 4th वन है अथर्ववेदा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कलेक्शन है चार्म्स एंड स्पेल्स, वही जादू टोना, ठीक है। कंटेंट्स है मैजिकल हाइमेंस टू गेट रिलीफ फ्रॉम अ डिजीज। तो मतलब जब हमें बीमारी हो जाती है तो हमें कैसे उससे आज़ादी, जैसे हमें पता है ना, सम टाइम कहते हैं जहाँ पे डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता फिर हम दूसरी चीज़ों पे बिलीव करना शुरू करते हैं, तो यही है अथर्ववेदा, ठीक है। अच्छा, अथर्ववेदा को ज़्यादा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैजिकल स्पिरिट कहाँ पे थी, ये यजुर्वेद के अंदर, ठीक है। हमने सैक्रिफाइसल की बात करी कि सैक्रिफाइस किया जाता है इसके अंदर। तो अथर्ववेदा को ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है, ऑलमोस्ट जो अथर्ववेद है वो कंपाइलेशन है किसके लिए, वो है मेडिसिन के लिए, ठीक है। जो मेडिकल साइंस है, ठीक है, वो अथर्ववेद के अंदर ही ओरिजिन हुई है। अच्छा, एक छोटी सी बात हो, जैसे कि आपने चरक का नाम सुना होगा, चरक संहिता। चरक जो भारत के पहले ऑलमोस्ट आप कह सकते हो डॉक्टर माने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले न्यूज़ रिपोर्टर आप कह सकते हो नारद मुनि को कहा गया, वैसे ही चरक को, ठीक है। तो अथर्ववेदा के अंदर चरक का बहुत बड़ा रोल है, चरक संहिता का, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को अब, ठीक है। 16 महाजनपद, ठीक है। महाजनपद का मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल से शब्दों में जनपद का मतलब क्या होता है। देखो जनपद का मतलब होता है जनता, जहां पे जनता द्वारा, किसी जगह पे जनता द्वारा निवास किया गया हो, जनता ने आके बसना शुरू कर दिया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जनपद बोलेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल से टर्म में जनपद, ठीक है। तो ऐसे 16 महाजनपद थे, बहुत बड़े बड़े महाजनपद, ठीक है। आपको किताब में से सारे पढ़ लेने हैं, बट सारे काम के नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं महाजनपद की क्या खासियत थी, वो क्यों इतने महत्वपूर्ण थे, ठीक है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल माना जाता है।
इस काल को अक्सर प्रारंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते इस्तेमाल एवं सिक्के के विकास के साथ जोड़ा जाता है। तो जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है वहाँ पे लगभग लोहा पाया गया था, ठीक है, और सोने को देखा गया था। तो इसी वजह से जो 16 महाजनपद थे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। जैसे आपने सुना होगा स्वर्णगिरी जहाँ पे सोने के पहाड़ थे, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद इसीलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। इसी समय में बौद्ध और जैन के विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। देखो जैसे कि आपको पता होगा बौद्ध, महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, जैन, ठीक है, जो जैन धर्म को आगे लेके गए, ठीक है, महावीर जैन। तो इनके बारे में अलग से हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह के थे, इनकी प्रैक्टिसेस क्या थी, ठीक है। यहाँ पे यही डिस्कस किया जा रहा है कि 6वीं शताब्दी के आसपास इन लोगों का आगमन हो चुका था, इन लोगों ने चीज़ों को शुरू करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने भी वहाँ पे डिस्कस किया कि 16 महाजनपद थे। जैसे कि मगध सबसे बड़ा महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसके बारे में बात करी गई है। ओके, हालांकि महाजनपदों के नाम की तालिका इन ग्रंथों में एक बार नहीं है, किंतु वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार एवं अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं, ठीक है। ये सारे प्राचीन नाम हैं। मैं आपको ये जरूर एडवाइस करूंगा कि आप लोग इनके मॉडर्न टाइम के नाम जो है वो भी जाके देख लें, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वज्जी कहाँ है, मगध कहाँ पे है, ठीक है, कि मगध बिहार में पड़ेगा, ठीक है, गंधार कहाँ पे है, तो ये आपसे नाम पूछ ले जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे अहम महाजनपदों में गिने जाते हैं। देखो उक्त महाजनपद का मतलब होता है बड़े महाजनपद। देखो सिंपल सी बात है, आप किनको याद रखते हो, या तो कोई पहला व्यक्ति या कोई करंट में चल रहा व्यक्ति। आप ये जरूर याद रखोगे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है, शक्तिकांत दास। आप ये थोड़ा याद रखने बैठ जाओगे यार कि आरबीआई के कौन कौन से गवर्नर आए, रघुराम राजन कब आए, ठीक है, तो मनमोहन सिंह कब आरबीआई के गवर्नर बने। तो ये चीज काम की नहीं है। सेम यहाँ पे, ठीक है, आपको पहला और अभी का याद रखना है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था, ठीक है। गण और संघ के नाम के राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था, ठीक है। गण और संघ जैसा कि आपने सुना होगा, राज्य होता है, राज्य से छोटी जो इकाई होती है उसे हम गण और संघ में काउंट करते हैं। हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। जैसे कि आपको पता होगा, देखो जितने भी जनपद होते हैं, या सिंपल सी बात करते हैं, भारत है, भारत की एक राजधानी क्या है, दिल्ली। दिल्ली में आपने नोटिस किया होगा, दिल्ली में जितनी सिक्योरिटी होगी ना वो और किसी स्टेट्स की राजधानियों में कभी नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली से पूरा इंडिया रन होता है। इसी तरह से जितने भी जनपद होते हैं उनकी जो राजधानी है, उनकी राजधानी ही प्रशासनिक व्यवस्था करती है उस राज्यों की, जिसकी वजह से उनकी राजधानी को किलों से घेर दिया जाता था, ठीक है। जैसे कि बेसिकली दिल्ली में लाल किला है, अगर आपने लाल किला को देखा होगा तो उसके आसपास एक गड्ढेनुमा संरचना है जो लगभग 20 फुट गहरी है और जिसमें लगभग आप मानो 20 से 25 फुट की दूरी भी है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी उस गड्ढेनुमा संरचना को पार करके सीधा किले में ना दाखिल हो सके, और प्राचीन समय में तो उसके अंदर पानी भर के रखा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रभारी सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत थी। तो अधिक धन के लिए लोग क्या करते थे, जो अपनी जनता थी उनके ऊपर टैक्स लगाते थे, ठीक है। चुंगी एक प्रकार का व्यापार पे किया जाने वाला टैक्स था, वो लगा दिया जाता था। शासक किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर शासक व्यापारियों और किसानों से कर नहीं वसूलेंगे तो अपनी जनता की भलाई कैसे कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों को लूट कर धन इकट्ठा किया जाता था, तो बहुत आम था। आमतौर पर उस समय एनेक्सेशन चलता था, एक राज्य दूसरे राज्य पे हमला करके उसकी प्रॉपर्टी को हड़पता था। धीरे धीरे कुछ राज्य स्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे थे, ठीक है। ऐसा रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो लड़ाइयाँ थी वो आमतौर पे बहुत कॉमन हो चुकी थी। अब सीधी सी बात है, अगर एक देश पे दूसरा देश हमला कर रहा है, एक देश पे अगर दूसरा राज्य हमला कर रहा है, तो सिंपल सी बात है सेना को रखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आगे के बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल and hit the bell icon for more upcoming updates, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.